साथियों, लाइव आने की वजह यह है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जीपीआर सर्वे के द्वारा जो रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट ने पेश किया है, उस रिपोर्ट के अंदर वास्तविक तौर पर क्या प्रस्तुत किया गया है, क्या वो रिपोर्ट प्रामाणिक है, क्या उस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज प्रामाणिक है, क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रामाणिक तौर पर ईमानदारी से काम कर रहा है। 839 पृष्ठों के उस पेज से जो एएसआई ने जीपीआर सर्वे रिपोर्ट सादर किया है बनारस कोर्ट को, और मीडिया में जिस तरीके से उस रिपोर्ट को उछाला जा रहा है, तो कुछ सवाल मेरे मन में उत्पन्न हुए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर कुछ गंभीर बातें मैं आज पेश करने जा रहा हूं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा की गई, और भारत का वास्तविक इतिहास ढूंढने का काम कनिंघम महोदय के द्वारा ही किया गया। और जो अयोध्या की विवादित जगह थी, उस विवादित जगह का मामला हल करने के लिए कनिंघम महोदय को लगाया गया था, और उन्होंने उस जगह का अध्ययन करके एएसआई की रिपोर्ट में जो बातें उनको नजर आई, साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत की गई। ज्ञानव्यापी और मथुरा के मामले को तो हम चर्चा का मुद्दा बना ही रहे हैं, मगर पहले विवाद अयोध्या के मामले से शुरू हुआ है, और अयोध्या का जो वास्तविक नाम साकेत है, और साकेत यह बौद्ध नगरी है। तथागत बुद्ध वहां 16 वर्ष रुके थे, वर्षावास किया था वहां। महत्वपूर्ण सूक्तों की वहां रचना की गई, उपदेश किए गए। 4वीं शताब्दी में फाहियान साकेत में आए थे, 7वीं शताब्दी में युएन संघ वहां पर आए थे। और दोनों ने वहां पर 3000 से ज्यादा भिक्षुओं का निवास करते हुए देखा था। यानी वो विशाल सेंटर था, 20 से ज्यादा संग्राम थे, 3000 वहां भिक्षु रह रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एक बहुत बड़ा विशाल सेंटर था।
6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। विवाद का आरंभ 22-23 दिसंबर 1949 को मध्य रात के 12-1 बजे के दरमियान रामलला की मूर्ति वहां रखी गई। वहां से उसका विवाद शुरू हुआ और जो विवाद वहां से शुरू हुआ उसका समाधान 2019 में जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा किया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है, मगर यह सच नहीं है। विवाद का समाधान नहीं किया गया बल्कि विवाद और बढ़ गया है। साथियों, अगर विवाद करना ही था तो 70 साल रुकने की जरूरत क्या थी? अगर विवाद का हल करना ही था तो 70 वर्ष रुकने की जरूरत क्या थी? नाइनटीन 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई 6 दिसंबर 1992 को, और उसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने यह डिक्लेयर कर दिया, वर्शिपिंग एक्ट बनाकर, कि केवल मात्र विवादित स्थान अयोध्या का विवादित जगह को छोड़कर बाकी सभी जगह जैसे थे रखे जाएंगे, उन पर कोई विवाद नहीं किया जाएगा। और उसके तहत 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे के नीचे क्या है, मंदिर के अवशेष है या नहीं है, इसकी जांच करने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया। मिस्टर मांझी और BR मनी जो आर्कियोलॉजिस्ट है, इनके नेतृत्व में और नागपुर का ASI की ब्रांच की टीम ने सन 2002-2003 में इसका उत्खनन कार्य किया। 2002-2003 में जो उत्खनन कार्य किया गया उसका रिपोर्ट दो खंडों में बनाया गया और उसकी संपूर्ण सामग्री आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास आज भी मौजूद है। और ASI के रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई और 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया। मगर वह फैसला क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उत्खनन जो किया गया था उसके आधार पर दिया गया क्या? तो इसका उत्तर नकारात्मक है। उसके आधार पर नहीं दिया गया। किस आधार पर दिया गया? आस्था और श्रद्धा के बुनियाद के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो फिर 2002-2003 में उत्खनन का कार्य करने का, उसका रिपोर्ट बनाने का, इसका तात्पर्य क्या है?
अगर श्रद्धा और आस्था के आधार पर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को फैसला सुनाना था तो फिर समाधान किस आधार पर किया गया, कैसे माना जा सकता है? फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में अयोध्या के मामले की जल्दबाजी में सुनवाई शुरू की गई। जस्टिस रंजन गोगोई महोदय, इनके ऊपर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया और जस्टिस रंजन गोगोई का आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों ने ब्लैकमेल किया और उनके सामने संभवतः शर्त रखी गई होगी कि आप हमारे फेवर में फैसला सुनाते हो तो आपको बख्शा जाएगा और बदले में आपको राज्यसभा की सीट दी जाएगी। उस समय जाने माने वकील धवन साहब ने कोर्ट में ये कहा था कि उनको शायद अंदाजा होगा कि गोगोई साहब को शायद राज्यसभा में जाना है, ऐसा उन्होंने कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड में कहा था। ऐसा ही हुआ, एक डीलिंग की गई, ब्लैकमेल करके सर न्यायाधीश के साथ डील किया गया और वह 1100 पन्नों का एक जजमेंट दिया गया। क्या है उस जजमेंट में? क्या वो जजमेंट मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर हल करने का मामला था क्या? वो जजमेंट कुछ अलग ही संकेत कर रहा है और भारत की न्यायपालिका उस जजमेंट के माध्यम से न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उस जजमेंट के माध्यम से क्या संदेश गया? उस जजमेंट के माध्यम से भी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था उसी जजमेंट को जारी रखा गया और उसी तर्ज पर आस्था और श्रद्धा के बुनियाद पर फैसला सुनाया गया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो उत्खनन किया गया रिपोर्ट था, क्या उसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया क्या? यहां पर भी नकारात्मक जवाब है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं सुनाया गया, बल्कि श्रद्धा और आस्था के बुनियाद पर फैसला सुनाया गया। उस जजमेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट का एक हवाला दिया है, कोट किया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि विवादित ढांचे के नीचे जो उत्खनन कार्य किया गया था तो वहां पर जो संरचना मिली है वो कुमार देवी गढ़वाल के द्वारा बनाई गई सारनाथ बुद्ध विहार में जो संरचना मिली है उस तरह वहां पर मिली है, ऐसा जिक्र है। और ब्राह्मणों के पक्ष ने उस बौद्ध रानी के संरचना को आधार बनाकर मंदिर का अवशेष बताया। इस पर
मुस्लिम पक्षकार के वकील एडवोकेट जफरयाब जिलानी साहब ने इसका लिखित में ऑब्जेक्शन लिया और कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिखित में कहा कि ये मंदिर का अवशेष होने का प्रमाण नहीं है। जो गोलाकार संरचना है ये मंदिर के संरचना होने का सबूत नहीं है, बल्कि यह बुद्ध स्तूप होने का प्रमाण है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है अपने जजमेंट में कि जो मुस्लिम लोग मान नहीं रहे थे कि उसके नीचे क्या है, आखिरकार उन्होंने बौद्ध स्तूप होने का मान्य किया है। ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले का संदर्भ देकर सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है। मगर उस बात को दबा दिया गया, उस बात की चर्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी बाद में नहीं की गई। जबकि एक बुद्धिस्ट पार्टी फैजाबाद जिले के कुशवाहा कम्युनिटी के विनीत मौर्य, इनके द्वारा पहले ही साकेत को लेकर एक रिट पिटीशन दायर की गई थी और उसको इसी मामले के साथ उसकी सुनवाई की जा रही थी, मगर उनका पक्ष उनकी केस को दरकिनार कर दिया और ये अलग फैसला श्रद्धा और आस्था के बुनियाद पर दिया गया। मगर उस जजमेंट के साथ ये बात भी कही गई कि राम यहीं पर पैदा हुए हैं। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा जो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, उस मैथोलॉजिकल कैरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकल मान लिया। दुनिया के सारे हिस्टोरियन लोग राम, कृष्णा, शिव एक काल्पनिक पात्र है। अगर इनका ओरिजिन ढूंढा जाए तो जातकों में से चोरी करके ये पात्र बनाए गए हैं, मगर एक काल्पनिक पात्र है, हिस्टोरिकल नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है, वजूद नहीं है, उनको हिस्टोरिकल घोषित कर दिया गया। तो एएसआई की इस पर क्या भूमिका रही? एएसआई के रिपोर्ट को आधार बनाकर फैसला नहीं दिया गया। एएसआई ने आरएसएस और बीजेपी को खुलकर समर्थन दिया। तो एएसआई की भूमिका संदिग्ध है। न्यायपालिका की भूमिका जस्टिस रंजन गोगोई के कारण तो स्पष्ट हो गई है, मगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भूमिका संदिग्ध है। सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा उस जगह का जो खोज संशोधन किया, उत्खनन कार्य किया, वो रिपोर्ट प्रसिद्ध है। 1874 में वो रिपोर्ट प्रसिद्ध है। 1861, 62, 63, 64 ये इनके संयुक्त रिपोर्ट एएसआई का फर्स्ट वॉल्यूम में प्रसिद्ध है और ये रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर मैं बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का फैसला 1.75 एकड़ का है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 1.75 एकड़ का जजमेंट का फैसला दिया, मगर मंदिर निर्माण का क्षेत्र 67 एकड़ में चल रहा है, 67 एकड़ एरिया में चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अयोध्या का मामला एक बड़े विवाद को जन्म दिया है, इसका समाधान नहीं किया गया है और उन 67 एकड़ एरिया में मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा सम्राट अशोक के
3 बड़े बड़े स्तूप ढूंढे गए हैं, जिनको ब्राह्मणवादी लोग आजकल सुग्रीव पर्वत, कुबेर पर्वत, मणि पर्वत के नाम से प्रचार में लाते हैं। जो हनुमानगढ़ी के नाम से वहां प्रचारित है, वह हनुमानगढ़ी सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई जो वॉल थी, दीवार थी, उसका एक टूटा हुआ हिस्सा मौजूद था। ब्राह्मणों ने उसको हनुमानगढ़ी के नाम से प्रचार मिला है। तो सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित 4 बड़े बड़े विहार स्तूपों को ढूंढा गया और उसमें मणि पर्वत नामक जो टीला है, जिसका घेराव 5 एकड़ का है और वो बहुत ही विशाल का है, ईंट और पत्थर से बनाया हुआ बुद्ध स्तूप है। और मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा एएसआई की रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया गया है कि उसी के अंदर शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के शरीर अवशेष है। तो मणि पर्वत हो, कुबेर पर्वत हो, सुग्रीव पर्वत हो, ये सम्राट अशोक के बनाए गए स्तूपाज है। और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और फाहियान ने 4वीं शताब्दी में और 7वीं शताब्दी में यूएन संघ ने वहां पर विजिट किया था, उसके रिकॉर्ड दुनिया के सामने उपलब्ध है। तो 1.75 एकड़ एरिया का मंदिर का दायरा होना चाहिए था, मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने 67 एकड़ जगह राम मंदिर ट्रस्ट को दी है। तो वो जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित जो 4 बड़े बड़े स्तूप है, वो उस मंदिर के दायरे में आ गए हैं और उन स्तूपों को राम मंदिर ट्रस्ट के लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको क्षति पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है। ये विश्व धरोहर है और ब्रिटिश काल से ही वो साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल है। इस वजह से राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 67 एकड़ एरिया में जो बुद्धा के स्तूप है उनको क्षति पहुंचा रहे हैं, कुबेर पर्वत को क्षति पहुंचा रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें उपलब्ध हुई है। इस वजह से एएसआई का रोल क्या है? एएसआई के ही द्वारा आरएसएस और बीजेपी के लोगों को अवसर मिला और एएसआई का ही एक आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबीलाल, इन्होंने उस जगह पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाने के लिए सहायता की, फर्जी रिकॉर्ड बनाए कि मोहम्मद को, एक मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट को आगे किया और लालच देकर वहां मंदिर होने का दावा मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा करवाया गया। 2002-03 में जो उत्खनन कार्य हुआ, उसी साल उस विवादित ढांचे से कुछ दूरी के अंतर पर वहां एक नागेश्वर नाथ टेम्पल है। उस नागेश्वर नाथ टेम्पल के अंदर सम्राट अशोक का
शेर स्तंभ का टूटा हुआ हिस्सा है, उस शेर स्तंभ को जमीन में उल्टा गाड़कर वो जो कमल युक्त स्तंभ है उसको शिवलिंग के नाम पर पूजा करके वहां मंदिर बनाया गया। और 2003 को ही उसे महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के रात को, यानी 2003 में उत्खनन कार्य हुआ और 2003 में ही उस शिवलिंग को चांदी का पतरा बिठाकर उसको ढकाया गया। तो इस आधार पर, पुरातात्विक आधार पर, एएसआई के रिकॉर्ड के आधार पर बुद्ध के स्तूपों को क्षति पहुंचाई जा सकती है। और साकेत नगरी का जो वैभव है वो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित यह 4 स्तूप है और उसमें नागेश्वर नाथ टेम्पल का वो स्तंभ भी है टूटा हुआ। तो इन आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि विवाद का समाधान नहीं किया गया, विवाद को और बढ़ाया गया है और उसमें एएसआई की भूमिका अत्यंत संदिग्ध है। चंपत राय ने लॉकडाउन के दरमियान मंदिर निर्माण का कार्य क्यों रखा, जारी क्यों रखा? जो राष्ट्रीय आपदा थी, लॉकडाउन के कारण सारे कार्य बंद कर दिए गए थे कोरोना कार्यकाल में। राम मंदिर का निर्माण का कार्य कोरोना कार्यकाल में कैसे जारी था? और मोहन भागवत के द्वारा यह बयान देना कि अवसर है लॉकडाउन, तो राम मंदिर का निर्माण आपदा के कार्यकाल में क्यों निर्माण किया गया? यह सबूत है कि चोर के मन में भय था कि अगर ये नेचुरल परिस्थिति में मंदिर निर्माण का कार्य होगा तो दुनिया के सामने आएगा, इसलिए यह अवसर है। इस रूप में उन्होंने दुनिया को अंधेरे में रखकर ये कार्य किया गया। इसलिए उस समय भी हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लीगल नोटिस भेजा गया था कि वहां जेसीबी लगाकर जो सामग्री तोड़ी जा रही है और उसमें बौद्ध प्रतीक नजर आ रहे हैं, तो एएसआई इस पर अपना खुलासा जारी करे। मगर एएसआई के लोगों ने, डायरेक्टर जनरल ने आरएसएस और बीजेपी का खुलकर समर्थन किया और जो उनका दायित्व था उसे निभाया नहीं। इस वजह से साकेत के मामले को हमें इस नजर से देखना होगा कि वह अभी भी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, स्तूपाज है, उनका प्रोटेक्ट किए बगैर उस विवाद का हल नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत के मूल निवासी बहुजनों के विरासत को डैमेज किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है और इसके लिए न्यायपालिका और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मिसयूज किया जा रहा है। ये प्रमाणों से सिद्ध होता है। दूसरा मामला अभी जो ज्ञान व्यापी का मामला है, ज्ञान व्यापी का जो रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक्सपर्ट लोगों के द्वारा जो रिपोर्ट बनाया गया, वो रिपोर्ट के जो मेंबर है वो सारे मिश्रा, त्रिपाठी, ये ब्राह्मण लोग हैं, रॉय, उसमें एक भी SC ST OBC के लोग नहीं है। और ब्राह्मणवादी लोगों ने जो रिपोर्ट बनाया है वो रिपोर्ट साइंटिफिक मेथड से बनाना चाहिए। जो 839 पेज का रिपोर्ट बनाया है उसके अंदर 23 बार हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हिंदू टेम्पल, हिंदू रिलीजन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग
हिंदू शब्द का अब तक प्रचार नहीं कर रहे थे। ब्राह्मणिज्म, वैदिकिज्म, इस शब्द का प्रयोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग करते आ रहे थे। आरएसएस और बीजेपी के लोग झूठ बोलने में माहिर है, मगर एएसआई के लोग उसको हिंदुइज्म कह रहे हैं। इस वजह से ये रिपोर्ट को साइंटिफिक रिपोर्ट कैसे माना जा सकता है? आरएसएस की लाइन और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लाइन एक जैसे कैसी हो रही है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में आर्य समाज की स्थापना किया, हिंदू समाज की नहीं। और उन्होंने भी सत्यार्थ प्रकाश में पेज नंबर 81 पर लिखा, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत मानो। हिंदू यह मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा दी गई गाली है, और जिसका अर्थ होता है चोर, डाकू, गुलाम, नीच, छली, कपटी। इस वजह से ये घृणा सूचक शब्द है, ये गाली वाला शब्द है, इसका प्रयोग ना किया जाए। तो ब्राह्मणों का जो संगठन है, पहला संगठन है आधुनिक भारत में, वो हिंदू के नाम पर नहीं बना और हिंदू गाली माना जाता था। और ब्राह्मण लोग दावपेच के तौर पर बैकवर्ड कास्ट के लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए हिंदू शब्द का दावपेच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवाद के मामले का हल हिंदू शब्द से कैसे कर रहे हैं? तो ऐसा लग रहा है ये सारा प्री प्लान है। उसके अंदर जो मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, तो जीपीआर सर्वे का अगर उदाहरण लिया जाए तो सोमनाथ मंदिर का उदाहरण लीजिए। वो जीपीआर सर्वे रिपोर्ट में तय खाने में क्या क्या चीजें हैं, वो जीपीआर सर्वे से पता चला कि सोमनाथ मंदिर में 3 मंजिला बुद्ध विहार है। ये जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि तय खाने में हमें बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स मिले। क्योंकि जो जीपीआर रडार साइंटिफिक सिस्टम है, उसमें पक्षपात विरहित रिपोर्ट आता है, जैसा सोमनाथ का आया है। तय खाने में बौद्ध अवशेष है, वहां पहले बुद्ध विहार था, और वो विहार भिक्खु ह्वेनसन ने देखा था, जिसका नाम आनंदवन ये विहार था। 2 बड़े बड़े संग्राम थे, विहार थे, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। मिस्टर शेरिंग का मैं हवाला देकर, मिस्टर शेरिंग एक बड़े जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट है, और शेरिंग ने वहां पर उत्खनन कार्य किया उस मस्जिद का, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वर्तमान विश्वेश्वर मंदिर का तुलना में पुराना मंदिर बहुत विशाल और आकर्षक था, और उसके सामने का खुला मैदान आज के मंदिर की जगह से 4-5 गुना बड़ा था, और उसके अवशेषों में बौद्ध अवशेष भारी संख्या में है, लेकिन उसके साथ बौद्ध वास्तुकला के अवशेष है, वहां बौद्ध कला के अवशेष है। तो शेरिंग महोदय ने खुले तौर पर लिखा है कि वर्तमान मस्जिद पुराने मंदिर के नीचे का जो छत है, वह बहुत बड़ा प्राचीन बौद्ध स्तंभ पर खड़ा है, और नीचे बड़े बड़े कमरे भी हैं। उस प्राचीन संरचना की तुलना में मस्जिद का आकार बहुत छोटा है, और उसमें कोई खास बनावट नहीं है। उसकी दीवारें भी सफेद से चुनी और रंग मिश्रित बनाई गई है। उसका महत्वपूर्ण स्वरूप यह है कि मस्जिद के सामने ही बौद्ध स्तंभ खड़े दिखाई देते हैं। यह प्राचीन विरासत होने के कारण इस पर हिंदू और मुसलमान दोनों अपना अधिकार जताते हैं, जिससे दोनों में निरंतर संघर्ष चलता आ रहा है। शेरिंग महोदय के
रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया। कनिंघम महोदय के रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया। किट्टो के संशोधन को दरकिनार कर दिया गया। तो जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला जो है उस पर राजनीति के तहत जजेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एएसआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर साइंटिफिक मेथड से अगर ढूंढा जाए तो वह बुद्धिस्ट अवशेष है, मगर उस रिपोर्ट में उसका जिक्र तक नहीं किया गया है, जानबूझकर नहीं किया गया। उसके अंदर एक प्रतिमा मिली है जो बोधिसत्व की है, मगर उस प्रतिमा को ब्राह्मणों ने किसी ब्राह्मणवादी देवता के साथ उसका संबंध जोड़ दिया गया है। वहां जो स्वस्तिक मिले हैं, त्रिरत्न के सिंबल मिले हैं, स्वस्तिक और त्रिरत्न ये बुद्धिस्ट सिंबल है, मगर एएसआई के रिपोर्ट उसको ब्राह्मणवादी सिंबल कह रहे हैं। वहां कमल और चक्रयुक्त कमल के सिंबल मिले हैं, मकर ये सिंबल मिले हैं, मकर की प्रतिमा मिली है, तो ये सारे के सारे बुद्धिस्ट सिंबल है। इस आधार पर बौद्ध सिंबल को ब्राह्मणवादी सिंबल बताकर एएसआई क्या साध्य करना चाहता है? वो सारे के सारे मेंबर तो ब्राह्मण है और वो बौद्ध धर्म की घृणा में उसको ब्राह्मणों का सिंबल बताकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस आधार पर काशी का मामला विवाद का मामला बन गया है। अब मथुरा का मामला लीजिए, जो वहां पर जो मस्जिद है औरंगजेब के कालीन मस्जिद बताई जा रही है, और ये लोग मंदिरों में मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं। यहां तक मामला नहीं है, बल्कि मस्जिदों के अंदर ब्राह्मणवादी काल्पनिक देवी देवताओं को जन्म दिखा रहे हैं। यह मामला है जो अब तक हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से तमाम दुनिया के सारे हिस्टोरियन लोगों ने इनको मैथोलॉजिकल कैरेक्टर माना था। ब्राह्मण लेखकों ने भी उसको पौराणिक पात्र माना था। अब ये लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग न्यायपालिका और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मिसयूज करके ये प्रचार कर रहे हैं कि ये हिस्टोरिकल है, ये यहां मस्जिद के अंदर फलाना देवता का जन्म हुआ है। जैसे अयोध्या में उन्होंने बर्थ प्लेस बताया। बर्थ प्लेस बताने का अर्थ है कि वो हिस्टोरिकल है। अब कृष्ण का जन्म मस्जिद के अंदर दिखाने का मतलब है कि अयोध्या की ही तर्ज पर कृष्ण को हिस्टोरिकल घोषित कर दिया जाएगा और जो प्राचीन बौद्ध विहार है उसके ऊपर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। सन 1854 में सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा मथुरा के उस विवादित जगह का उन्होंने अध्ययन किया, पुरातात्विक ढंग से वहां उत्खनन कार्य भी किया। तो उन्होंने जो उत्खनन कार्य किया गया है वो एएसआई की रिपोर्ट में दर्ज है। उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं और उन बातों को एएसआई इग्नोर कर रही है। मीडिया वाले लोग एएसआई की उन रिपोर्ट का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं और तथाकथित हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मणों का वर्चस्व उन बौद्ध विरासतों पर जमाने के लिए एएसआई और न्यायपालिका का मिसयूज किया जा रहा है। कनिंघम महोदय ने वहां पर उत्खनन कार्य किया तो उनको उस मस्जिद के अंदर कुछ जगह पर उन्होंने खुदाई किया। दीवार के अंदर उनको पाली भाषा में लिखे हुए अभिलेख के टुकड़े मिले
एक में गुप्त राजा की एक परिवार की सूची है, एक जगह पर वो प्राचीन विहार कैसे होगा, वहां पर उनको नक्शा मिला कितना बड़ा होगा। तो कनिंघम महोदय ने उस रिपोर्ट में दर्ज किया है कि सारनाथ में जो विशाल बुद्ध विहार था, जगन्नाथ में जो विशाल बुद्ध विहार था सम्राट अशोक के द्वारा बनाया हुआ, उसी तरह भारत का सबसे बड़ा बुद्ध विहार मथुरा में था। और उसके अंदर उनको एक स्तंभ के ऊपर महामाया की एक प्रतिमा मिली है, जो साल वृक्ष को पकड़ी हुई खड़ी है। और वहां जो कुआं मिला है, उस कुएं के अंदर तथागत बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। और उस प्रतिमा के नीचे धम्मचक्र प्रवर्तन में वो मुद्रा है, और उसके नीचे एक अभिलेख है, एक भिक्षु ने वो प्रतिमा दान दी है, और जिस विहार को दान दी है उस विहार का नाम उसके नीचे यश विहार लिखा हुआ है। यानी जो वर्तमान जो मस्जिद है ये प्राचीन यश विहार है, और उसके लिए उस प्रतिमा का दान दिया गया था। तो पुरातात्विक आधार पर यह बात दर्ज की गई है कि वह बुद्ध विहार है। बस वो जो विवादित स्थान है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो मस्जिद मंदिर का विवाद खड़ा किया जा रहा है और एएसआई और न्यायपालिका के लोगों को आगे करके ब्राह्मणों का कब्जा किया जा रहा है, फर्जी रिपोर्ट पेश किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट पेश किए जा रहे हैं, और मीडिया के द्वारा भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो अयोध्या के मामले से अब एक लाइन खड़ी की जा रही है। मथुरा एक समय प्राचीन भारत की द्वितीय राजधानी थी पाटलिपुत्रा के बाद। वहां पर शाक्य मुनि बुद्धा गए थे। वहां पर 7 बड़े टीले आज भी है, जिसका नामकरण ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवादी नाम उसके दिए। उन टीलों का भी ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। वो 7 टीले कनिंघम महोदय कहते हैं वो सम्राट अशोक, वह तथागत बुद्ध के 7 शिष्यों के याद में बनाए गए स्तूपाज है, जिसमें एक स्तूप तथागत बुद्ध के सुपुत्र राहुल का है, एक स्तूप जो है भिक्खु आनंद का है, एक स्तूप जो है सम्राट अशोक के गुरु उपगुप्त महाथेरो का है। वहां एक कतरा टीला है जहां पर मार्केट एरिया है, वहां पर ब्रिटिश काल में खुदाई की गई थी। तो वहां असंख्य बोधिसत्व और बुद्ध की प्रतिमाएं कुषाणकालीन मिली थी। अकेले मथुरा में 700 स्तूपा है, 700 स्तूपाज है। और वह जो मथुरा सिटी के अंदर जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में सारे के सारे बौद्ध अवशेष को संरक्षित करके रखा हुआ है कि मथुरा बौद्ध नगरी है। तो मथुरा ये बौद्ध स्थल है, मगर एएसआई के लोगों का इस्तेमाल करके उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। इस आधार पर हमें एएसआई पर बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है। तीसरा एक उदाहरण है कि महाराष्ट्र में एक भोन स्तूप है, बुल्ढाना जिले के अंदर भोन गांव में मिला, इसीलिए उसको भोन स्तूप कहते हैं। 2002 में उसकी खोज की गई, उसका कार्बन डेटिंग किया गया, उसके अंदर अस्थि धातु मिले हैं, और लखनऊ से उसका कार्बन डेटिंग बता रहा है कि वो मौर्यकालीन स्तूप है। और वो जो अस्थि है वो तथागत बुद्ध की है। महाराष्ट्र में एक स्तूपा मिला है
स्तूप मिला है, मगर 2002 में यह स्तूप मिला सम्राट अशोक द्वारा बनाया हुआ, जिसके अंदर बुद्ध की पवित्र अस्थि कलश है, शरीर धातु है। वहां बड़े पैमाने पर लगभग 28 कुएं मिले हैं। वो एक व्यापारी केंद्र है, वो एक बड़ा धार्मिक स्थल है। वहां सम्राट अशोक के क्वाइन मिले हैं, त्रिरत्न मिले हैं, पाली भाषा के शब्द वहां अभिलेख के अवशेष मिले हैं। तो बौद्ध स्थल है, मगर 2007 में एएसआई ने वहां पर डैम बनाने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया। तो आज वहां एक डैम बन रहा है और वो डैम के कारण वो स्तूप नष्ट होने के कगार पर है। इस आधार पर एएसआई के द्वारा सम्राट अशोक का एक बड़ा स्तूप नष्ट किया जा रहा है, महाराष्ट्र में नष्ट किया जा रहा है। जब हम लोगों ने आंदोलन की घोषणा किया तो रामदास आठवले को आगे किया गया। रामदास आठवले ने हमारे लोगों को संपर्क किया कि आप मंत्रालय आइए, फडणवीस के साथ मीटिंग कराते हैं और मैं राज्यसभा में इसको उठाऊंगा। ये बुद्ध विहार है, इसको बचाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट को मैं मजबूर करूंगा। 2019 में जब हमने आंदोलन की घोषणा किया, चरणबद्ध आंदोलन किए, विशाल महामोर्चा वहां आंदोलन किया, विशाल राज्य स्तरीय सम्मेलन किया, तो आरएसएस बीजेपी को डर लगने लगा। और तत्कालीन जो सरकार थी महाराष्ट्र की, जयंत पाटिल वहां के मंत्री थे, तो जयंत पाटिल ने भी घोषणा किया और 509 करोड़ रुपए घोषित कर दिए। अब आरटीआई के जरिए से जानकारी मांगी गई, कितने रुपए खर्च किए गए हैं, हमें डाटा दीजिए, हमें जानकारी दीजिए। तो स्टेट पुरातत्व विभाग ने हमें लिखित में जवाब दिया है कि एक नया रुपया खर्च नहीं किया है। तो इस आधार पर एएसआई के लोग, डेक्कन कॉलेज और स्टेट आर्कोलॉजी महाराष्ट्र के लोगों ने और महाराष्ट्र सरकार ने वो बौद्ध स्तूप नष्ट करने की योजना बनाई गई है। तो एएसआई का मेजर रोल है। जहां सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया स्तूप मिला, उसी जगह पर डैम बनाने की योजना एएसआई ने कैसे अलाउ किया? इस आधार पर देखा जाए तो एएसआई राष्ट्रद्रोह का कार्य कर रही है। यहां का कल्चर, यहां की परंपरा नष्ट करने का काम कर रही है। और एक उदाहरण देखा जाए, जो राखी गढ़ी सभ्यता जिसको कहा जाता है, वो राखी गढ़ी सभ्यता ब्राह्मण भारत में आने की पहले की सभ्यता है। 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। और ब्राह्मणों का भारत में जो प्रवेश हुआ वो आज से 4000 वर्ष पहले हुआ। और उसके अंदर जो कंकाल मिला है, उसके अंदर ब्राह्मण का डीएनए नहीं मिला है, मगर जिसके अंदर ब्राह्मण का डीएनए नहीं मिला, उसके अंदर मूल निवासी लोगों का डीएनए मिला है। तो डेक्कन कॉलेज के वसंत शिंदे को आगे करके वो ब्राह्मणों का डीएनए ऐसा झूठ प्रचार किया गया, जबकि ऐसा नहीं था। और अभी राखी गढ़ी साइट पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पर जो बोर्ड लगाया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राखी गढ़ी साइट पर जो बोर्ड लगाया, उसके ऊपर बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है कि यह वैदिक सरस्वती सभ्यता है। अब तक तो ये ऐसा है, वैदिक सभ्यता नहीं मान रहा था। तो इस आधार पर एएसआई का रोल मूल निवासी लोगों के प्राचीन सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो एक बड़ा साइट है राखी गढ़ी, उसको ब्राह्मणों का वसती स्थान
एएसआई के द्वारा घोषित किया जा रहा है, तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राष्ट्रद्रोह का कार्य कर रहा है। तो ये सारे सबूत और तथ्य के आधार पर यही बात सिद्ध होती है कि एएसआई ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का कार्य कर रही है। इसलिए मैं ये अपील करने के लिए और ये सारा विस्तारित से मैं जानकारी देने के लिए ये मैं लाइव आया हूं, और मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा ये घोषित करता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहमति देने की वजह से बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में जो भोन स्तूप है उसके ऊपर डैम बनाया जा रहा है, जीगांव धरण डैम, और उसके कारण वहां जो फैली हुई विशाल एक नगरी है, एक बड़ा ट्रेड सेंटर है, वो एक बुद्धिज्म का बड़ा सेंटर है, और वहां सम्राट अशोक का कनेक्शन होने के बावजूद उसको पानी में डुबाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें शामिल है मौर्य अशोक सम्राट की विरासत को नष्ट करने में। डेक्कन कॉलेज और एएसआई इस षड्यंत्र में शामिल है। इसलिए आने वाली 17 मार्च को महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में लाखों का मोर्चा बुल्ढाना कलेक्टर कार्यालय पर 17 मार्च को हम लोग लेकर जा रहे हैं, और 31 मार्च को मंथ ऑफ एंड मार्च के 31 मार्च को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले लाखों का मोर्चा दिल्ली स्थित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय पर हम लोग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मामला केवल साकेत, काशी, मथुरा या भोन का नहीं है। ब्राह्मण लोग, विदेशी ब्राह्मण लोग जिनका डीएनए भारतीय नहीं है, वो विदेशी लोग हैं। वो विदेशी लोग मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं। इसलिए अब हम लोग भी कह रहे हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 विहार और स्तूप किधर है, इसको ढूंढने के लिए, इसे ढूंढने के लिए सम्राट अशोक के 84,000 विहार और स्तूपा को ढूंढने के लिए क्या न्यायपालिका और एएसआई पहल करेगी? इसका हम टेस्ट करना चाहते हैं। और भारत में 84,000 बुद्ध विहार और बुद्ध स्तूप कहाँ है? हमारा ये यकीन और दावा है, सोमनाथ मंदिर से मुनियप्पन स्वामी जजमेंट के आधार पर हमारा यकीन और दावा है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे क्या है, ये नरेंद्र मोदी ने निर्देश देने के कारण जीपीआर सर्वे से पता चला कि नीचे बुद्ध विहार है, 3 मंजिला बुद्ध विहार है। तो 2017 का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। सोमनाथ मंदिर बौद्धों के हवाले कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी उस सोमनाथ मंदिर का ट्रस्टी चेयरमैन है और भारत का प्रधानमंत्री है, और दुनिया के लोगों को मैं बौद्ध देश से आया हूं ऐसे नरेंद्र मोदी बोलते रहते हैं, मगर भारत में अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करने के लिए विदेशी ब्राह्मणों को मदद करते हैं। तो सोमनाथ मंदिर बौद्धों के हवाले कब करने वाले? मद्रास हाईकोर्ट ने मुनियप्पन स्वामी जजमेंट पर, जो मुनियप्पन के नाम पर जो देवता की पूजा ब्राह्मण लोग करते थे, लोगों को ठगते थे, लूटते थे धर्म के नाम पर, मगर जब उसका कोर्ट में केस चला और मद्रास हाई कोर्ट ने एएसआई को, मद्रास ब्रांच की एएसआई को उसका परीक्षण करने के लिए कहा, और उन्होंने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के आधार पर फैसला दिया कि मुनियप्पन स्वामी यह बुद्ध है और ये मंदिर जो है ये बौद्धों का प्राचीन विहार है और उनको देना चाहिए। तो सोमनाथ मंदिर
का जीपीआर सर्वे और मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट यही बताता है कि भारत में जितने भी बड़े प्रसिद्ध मंदिर है वो सारे के सारे बुद्ध विहार है, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, चाहे कामाख्या मंदिर हो, चाहे जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मंदिर हो, चाहे बालाजी का मंदिर हो, चाहे महाराष्ट्र का पंढरपुर का मंदिर हो। तो दुनिया भारत में जितने सारे प्रसिद्ध मंदिर है वो सारे के सारे बुद्ध विहार है। हमें 84,000 बुद्ध विहार चाहिए और उसके लिए एएसआई को पहल करना होगा। अगर आरएसएस और बीजेपी के कहने पर मस्जिदों में मंदिर ढूंढने के लिए एएसआई पहल कर रहा है, मगर वास्तव में तो बौद्ध विहारों पर ही कब्जा किया जा रहा है। इसलिए आने वाली 31 मार्च को विशाल आंदोलन होगा और दिल्ली स्थित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय पर आंदोलन होगा। और ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आंदोलन की आज मैं घोषणा करता हूं। और भारत के अलग अलग जो संगठन है बुद्धिज्म के नाम पर काम करने वाले, उन सभी संगठनों को भी मैं अपील करता हूं कि इस देशव्यापी आंदोलन में आप शरीक हो जाइए। ये देश को बचाने का मामला है, हमारी विरासत को बचाने का मामला है, हमारी सभ्यता को बचाने का मामला है। इस आंदोलन में, इस मुहिम में आप लोग सहभागी होंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी।